वेलकम यू ऑल इन सेकेंड लेक्चर ऑफ आरसीसी। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट से क्या मतलब है कि हम जब कंक्रीट बनाते हैं, हम जानते हैं कि कंक्रीट किससे मिलके बनता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। तो हम ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं उनको किस रेशो में ले रहे हैं, उस रेशो को हम बोलते हैं, उस रेशो के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कंक्रीट का ग्रेड कैसा है। जैसे मैं बात करूं M10 ग्रेड की, तो M का मतलब हो गया मेरा मिक्स, और 10 क्या शो करता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो M10 ग्रेड से क्या मतलब हुआ कि मैंने जो मिक्स बनाया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 10 न्यूटन पर mm²। तो मुझे मिक्स इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि मुझे स्ट्रेंथ कितनी मिल जाए? 10। तो जनरली M10 मिक्स के लिए हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशो लेते हैं वो कितना लेते हैं? 1:3:6। 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड और 6 पार्ट एग्रीगेट। इसी प्रकार M20 अगर हम देखें तो हम कितना लेते हैं? 1.53। M15 के लिए कितना लेते हैं? 1:2:4। तो इस प्रकार से हम कंक्रीट के ग्रेड्स को डिफाइन करते हैं। तो ये मेरा हो गया ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लेते हैं और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लेते हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ कैसे करते हैं? हम एक कंक्रीट का क्यूब लेते हैं और उस पर लोड लगाते हैं। उस लोड के साथ क्या डिफॉर्मेशन आता है इस क्यूब में, उसको हम नोट करते हैं और फिर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिफॉर्मेशन अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो इन फॉर्मूले का यूज़ करके हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं और फिर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे इसका जो इनिशियल पोर्शन रहता है उसको हम स्ट्रेट कंसीडर करते हैं या लीनियर, स्ट्रेट या लीनियर कंसीडर करते हैं। हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलती है वो कितने स्ट्रेन पे मिलती है? 0.002। मतलब जब स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 हो जाएगी तो इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन होता है वो
0.004 से 0.006 के बीच में लाई करता है। उसके बाद अगर हम कंक्रीट के ग्रेड्स बढ़ाते जाएंगे, एज्यूम कर लें अगर हम ये हमारा M20 का कर्व है और हम M40 ग्रेड का अगर कर्व बनाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम ग्रेड बढ़ाते जाएंगे कंक्रीट की, वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ाएंगे ब्रिटलनेस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट देख लेते हैं। तो कंक्रीट की हमारी पहली प्रॉपर्टी है श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है, जब कंक्रीट हार्ड होती है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ती है। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। क्यों सिकुड़ती है, क्योंकि कंक्रीट में हमने जो वाटर मिलाया है वो वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और इस वाटर के इवेपोरेशन के कारण कंक्रीट में वॉइड्स रह जाते हैं और कंक्रीट जो है वो श्रिंक करने लग जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ऑल्दो ये श्रिंकेज बहुत कम रहता है, जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता है। तो IS 456 जो हमारा RCC का कोड है, उसने श्रिंकेज की मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड की है 0.0003 या 0.03%। मतलब कंक्रीट में 0.03% से ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, 0.03% से ज़्यादा श्रिंकेज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हम जानते हैं रेजिस्टेंस टू वेदर या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी। मतलब हमारी जो कंक्रीट है वो एक्सटर्नल वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कितनी अच्छी तरीके से टैकल कर सकती है, कितनी अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो हमारी कंक्रीट की एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कोड ने डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का यूज़ बताया है। जैसे अगर हमारी एक्सपोजर कंडीशन कंक्रीट की माइल्ड है, मतलब जहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन माइल्ड है, तो वहाँ पर हमें मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। अगर हमारी एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है तो हमें M25 ग्रेड का यूज़ करना है। अगर हमारी एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है तो हमें मिनिमम M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। इसी प्रकार से अगर वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन होगा तो हमें M35 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, और अगर हमारी कंडीशन एक्सट्रीम होगी तो हमें M40 ग्रेड्स का कंक्रीट यूज़ करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है या वेरी सीवियर है या एक्सट्रीम है? तो जो एरिया हमारा प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल होता है, मतलब जिस एरिया में रेनफॉल नहीं आती, या जो एरिया हमारा रेनफॉल से प्रोटेक्टेड रहता है, उस एरिया को हम उस एक्सपोजर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। जैसे हमारे घर की जो छत रहती है, चाहे हम वो ग्राउंड फ्लोर की देख लें या फर्स्ट फ्लोर की देख लें, तो वो उन फ्लोर्स पर रेनफॉल का एक्सपोजर नहीं होता, तो वहाँ पर हम M20 कंक्रीट के M20 ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं।
अब मॉडरेट कंडीशन में कौन सा आ जाएगा, जो हमारे नॉर्मल रेनफॉल सब्जेक्टेड एरिया है वो हमारा मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में आ जाएगा, या जो एरिया परमानेंटली पानी में सबमर्ज्ड है उसको भी हम मॉडरेट कंडीशन में ले लेते हैं। अब सीवियर कंडीशन में कौन सा हो जाएगा, जो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन वाले एरिया में आ जाएंगे। तो वहाँ पर हमें मिनिमम M30 कंक्रीट ग्रेड का यूज़ करना है। वेरी सीवियर कंडीशन में क्या आ जाएगा, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में जहाँ पर सी स्प्रे, मतलब जहाँ पर जो एरियाज हमारे सी के टच में आते हैं, तो जो कोस्टल एरियाज पर जो बिल्डिंग्स बनी रहती हैं वो हमारे क्या है, बार बार सी के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो हमारी कौन सी एक्सपोजर कंडीशन हो गई, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। वहाँ पर हमें मिनिमम M35 कंक्रीट ग्रेड का यूज़ करना है। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो एरिया एग्रेसिव केमिकल्स के टच में रहता है उस एरिया को हम बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। डिफरेंट केमिकल प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बार बार जो एक्सपोज सरफेस है वो बार बार केमिकल्स के टच में आता है, तो वहाँ पर हमें मिनिमम M40 कंक्रीट ग्रेड का यूज़ करना है, क्योंकि वो एग्रेसिव केमिकल के टच में आ रहा है, तो वो हमारी एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार से कोड ने डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमें डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड्स का सजेशन किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है हमारा टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। ड्यू टू परमानेंट लोडिंग। जैसे कि हम बिल्डिंग्स में बीम्स या कॉलम्स बनाते हैं, तो ये बीम और कॉलम हमारे किसके बनते हैं, कंक्रीट के। तो इनका कुछ लोड रहता है सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ वेट। तो इस सेल्फ वेट के कारण क्या है, बीम में टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। धीरे धीरे बीम क्या है, डिफ्लेक्ट होने लगती है। तो ये जो परमानेंट लोडिंग के कारण जो स्ट्रेन आ रहा है उसी को हम बोलते हैं क्रीप। और जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती जाती है, क्रीप की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो कोड ने ये सजेस्ट किया है कि जब हम कंक्रीट का डिज़ाइन करें तो हमें क्रीप, श्रिंकेज और ड्यूरेबिलिटी तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। इसको हम जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिसको भी डाउट हो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला वीडियो जाके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। तो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। IS 456
जो हमारा आरसीसी का कोड है, उसके द्वारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है, जो है 5000 अंडर रूट एफ सी के। और एफ सी के हम जानते हैं क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आरसीसी में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। और कोड ने ये भी बोला है, अगर हम क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हमारा फाइनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा EC अपॉन 1 प्लस थीटा। और थीटा क्या होता है हमारा, थीटा होता है क्रीप कोफिशिएंट। और क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू कोड ने दे रखी है। जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती जाती है, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अगर कंक्रीट की एज 7 डेज है तो थीटा की वैल्यू होगी हमारी 2.2। अगर 28 डेज है तो 1.6। और अगर कंक्रीट की एज 1 ईयर है तो हमारे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1.1। ये भी हमें IS 456 में गिवन है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन पार्ट। हम इसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक है WSM, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और एक है LSM, इसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम कंक्रीट की डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से हम इन दोनों मेथड्स की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं वो पढ़ेंगे। आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।